साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और आप सभी को जय मूल निवासी। आज साथियों, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशंस को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये शब्द क्या है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शब्दों का अहम रोल होता है और एक लोकतांत्रिक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शब्दों से चलती है, अथवा लोकतांत्रिक देश और पूरी दुनिया शब्दों से ही चलाई जाती है। इस बात को आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं भारत के संविधान की, और जिसके लिए दो शब्दों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। पहला है रिजर्वेशन और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। दोनों शब्दों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। यह एक अलग दोनों ही शब्द है ना, ये दोनों ही शब्द बिल्कुल अलग है। एक रिजर्वेशन मतलब आरक्षण होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ भी अलग है और अलग अलग के साथ में थोड़ा पीछे की ओर अपन चलते हैं और हम उससे पीछे से ज्योतिबा फूले के टाइम से हम लोग थोड़ा देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो 1848 के आंदोलन को देखें तो उन्होंने बहुजन समाज को केवल एजुकेशन देने का काम ही नहीं किया था, बल्कि एजुकेशन देकर समझाने का भरपूर प्रयास किया था कि आप गुलाम हो, और गुलामगिरी नामक ग्रंथ भी लिखा उस टाइम में उन्होंने। और इसके अलावा सबसे पहले प्रतिनिधित्व का मुद्दा ज्योतिराव फूले ने 1869 में उठाया था, और इसके बाद हंटर कमीशन 1882 में आया, और फूले की मृत्यु के बाद उनका जब परिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने इस आंदोलन को आगे चलाया। फूले ने 1873 में उन्होंने आरक्षण के लिए नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी, और इसके लिए उन्होंने सत्यशोधक संगठन का निर्माण भी किया, और उसके माध्यम से अंग्रेजों के सामने मुद्दा उठाया कि जो शूद्र, ओबीसी, अतिशूद्र, SC ST और इनका रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और अंग्रेजों को लिखित पत्र दिया और हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने उनको आगाह किया लिखित में, उस जमाने के अंदर ज्योतिबा फूले ने, कि हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। कितनी बड़ी बात है। इसके बाद इसी आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कोल्हापुर अपनी सल्तनत में बहुजनों को प्रतिनिधित्व के तौर पर 50% उन्होंने अपने कोल्हापुर रियासत के अंदर अलग अलग पदों पर उनको अपॉइंटमेंट दिया, और यह इम्प्लीमेंट कर साहू जी महाराज ने बहुत बड़ी क्रांति कर दी थी और ब्राह्मणी व्यवस्था पर जोरदार प्रहार कर दी। यह एक तरह का शेफ गार्ड कह सकते हैं उसको उस टाइम में। अब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान लिखने का मौका मिला, तो इससे पहले भी 1942 में 8.2% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए लागू किया, क्योंकि इस समय अनुसूचित जाति का शेड्यूल बन चुका था, और ओबीसी के लिए 1931 की जनगणना को आधार मान करके 16 नवंबर 1992 तक लंबा इंतजार करना पड़ा था। इस बात को समझने की जरूरत है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज अभी सोया हुआ है। तो फिर भी 52% ओबीसी को 52% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, तो 52% ओबीसी को केवल 27% दिया गया, और उसके ऊपर भी आगे लड़ाई चली आ रही है। अच्छा, जब से ही ये जो 27% दिया, 27% भी अभी तक पूरा लागू नहीं किया, और उसके अंदर भी एक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक रोड़ा फंसा दिया गया कर्मी लेयर और नॉन कर्मी लेयर का, तो उसके माध्यम से बैरिकेड लग गया। अब जिसके मुंह में दांत है उनको छने दिखाए जा रहे हैं, दिए नहीं जा रहे हैं खाने के लिए।
और जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको कहे कि तुम चने खाओ, कैसे संभव होगा? जो आ, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व लेने की क्षमता रखने वाला वर्ग है, उनको तो कि तुम तो फायदा नहीं ले सकते, और जो बिल्कुल हैंड टू माउथ और जिनके पास में एजुकेशन भी नहीं है, वो क्या उसको रिजर्वेशन के बारे में कुछ समझते ही नहीं है, उनको कहते हैं कि तुम रिजर्वेशन दो, ये कैसे संभव? तो साथियों, जब 52% को केवल 27% दिया, तो जिसके ऊपर भी आगे की लड़ाई मतलब आज भी जारी है, और उस लड़ाई को बामसेफ लड़ रहा है। आज आज बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो एक मतलब देश का, क्या पूरी दुनिया का बहुजनों का सबसे बड़ा संगठन है। और ये एक कर्मचारियों का संगठन होने के बावजूद ये अपने खुद के कर्मचारियों के लिए नहीं लड़ करके जो हमारा जो वंचित समाज है उनके हक की लड़ाई लड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस तरह का इतिहास रहा। तो कम शब्दों में कहूँ तो महापुरुषों का आंदोलन कोई आंदोलन को लेकर कोई आरक्षण को लेकर मतलब नहीं था, ठीक है, बल्कि अपनी हिस्सेदारी की एक जंग थी, और जिससे हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन देकर प्रतिनिधित्व तैयार करना था, और जिससे हम रूलिंग क्लास भी कहते हैं। तो एक तरीके का प्रतिनिधित्व हो, तो देखो शासन सत्ता में या कहीं पे भी सरकारी पद है या कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वहाँ पर पहुँचे और वो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए एक रूलिंग क्लास तैयार करने की एक रणनीति थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा होती है, ब्राह्मण भी करता है और बहुजन भी करता है, और मांग भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बारे में उनको बात ही समझ में नहीं आती कि भाई रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज़ है। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में यदि हम लोग हैं, तो कार्यपालिका में हैं, तो क्या कार्यपालिका के लोग रिप्रेजेंटेशन के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि असल मायने में उनका इसके बारे में कोई पता ही नहीं चल पाया। तो आपका एम्प्लॉयमेंट किस लिए हुआ? मतलब किसी सरकारी महकमे में किसी पद पर कोई नियुक्ति होती है तो किस लिए होती है? ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए, वो भी मालूम नहीं है। या कहें कि हम डॉक्टर क्यों बने, किस लिए बने, कुछ अता पता ही नहीं है हमारे लोगों को। तो सबसे बड़ा उदाहरण ओबीसी के लिए काका कालेलकर कमीशन के बारे में लोगों से पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर आप ओबीसी के रिजर्वेशन की बात ना करो। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, वह समाज आगे बढ़ेगा और उस समाज की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष का आंदोलन था, वो रिप्रेजेंटेशन का आंदोलन था, प्रतिनिधित्व का आंदोलन था और भागीदारी सुनिश्चित करने का आंदोलन था। हमारे महापुरुष प्रतिनिधित्व नेतृत्व के रूप में पैदा करना चाहते थे, यानी रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक लीडरशिप का मामला है। तो साथियों, वर्तमान में प्रतिनिधित्व का मुद्दा संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करना, यह केवल बामसेफ के द्वारा जोर शोर से चलाया जा रहा है और संविधान के चारों पिलरों पर ब्राह्मण का कब्जा है और ब्राह्मणी व्यवस्था, जिसको मिलकर के तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मूल निवासी बहुजन समाज संगठन शक्ति में नहीं होगा, तब तक इन चारों पिलरों पर जो इनका एक अनियंत्रित नियंत्रण है, उस नियंत्रण को हम तोड़ नहीं पाएंगे। ये बड़ी समझने की बात है। तो हम सिर्फ आरक्षण शब्द तक ही सीमित रह गए हैं और दुश्मनों ने हमारे प्रतिनिधित्व मानसिक रूप से ही प्रभाव शून्य और समाप्त कर दिया है, और इसके साथ साथ में आरक्षण को भी निजीकरण जैसे भयानक शब्द
ने खत्म कर दिया। तो ब्राह्मणी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि आपकी अज्ञानता पर टिकी हुई है। बामसेब आज पूरे बहुजन समाज की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और जिसका नेतृत्व बहुजन समाज के योद्धा आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। और दुश्मनों ने आपके हाथों से संविधान को छीनकर आपके हाथों में धार्मिक ग्रंथ दे दिए हैं, जो ग्रंथ आप द्वारा पढ़ने पर आपकी जुबान काट दी जाती थी और ग्रंथों में जो श्लोक थे वो यदि आपके कानों तक पहुंच जाते तो पिघला करके शीशा डाल दिया जाता था कानों में, और वही आज ग्रंथ आपको हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। और वो लोग जो ग्रंथ पढ़ते थे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, वो आज संविधान हाथ में लेकर के आपके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना है। आपको पता भी नहीं चला है कि आपके साथ में हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बामसेब के साथ में जुड़ना चाहिए और संगठन शक्ति का निर्माण करके इस मनुवादी ताकत से लड़ना चाहिए। जय भीम, जय मूल निवासी, और आप सच्चे बामसेब के सिपाही बने। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि। जय मूल निवासी।